हेलो 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 बच्चों। वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर नंबर 3। इससे आग लगा दी। पहले हमने प्रैक्टिस पेपर 1 और 2 का भी डिस्कशन किया था, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेपर कैसे लिखा जाता है उसमें डाउट होता है। बात तो सही है। इसलिए हम इस पेपर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। क्या बात है सर। यहाँ पे जो पेपर हम डिस्कस करेंगे वो बोर्ड की पेपर स्टाइल के अकॉर्डिंग होगा, जिसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बिना टाइम वेस्ट के हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो को एंड तक देखना, और ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है, इफ वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, ऐसे टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। हम टिक कर देंगे ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है, ऑटोट्रॉप्स फॉर्म्स डैश फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ऑटोट्रॉप्स यानी कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं जब उनके पास क्लोरोफिल और सनलाइट प्रेजेंट होती है, तो वहां पे वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसको फूड कहा जाता है। दैट मीन्स हम टिक कर देंगे ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी। इसमें से सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है। आपको पता ही है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। हम वो ऑप्शन डी जो है वो टिक कर देंगे। क्वेश्चन 4 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ फूड चेन। फूड चेन आपको पता ही है, आप इसको रीड करोगे तो आपको ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन 5 में पूछा है, स्टेम शोज डैश टाइप ऑफ जियोट्रॉपिज्म। आपने देखा होगा कि स्टेम जो है वो अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करती है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से इसको कहा जाता है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे नेगेटिव। फिर क्वेश्चन 6 में पूछा है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। इमेज कहाँ पे बनती है ह्यूमन आई में, तो वो रेटिना के ऊपर बनती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑप्शन सी रेटिना। फिर क्वेश्चन 7 में पूछा है, कॉमन फॉर्मूला ऑफ ओर नोन एज सिनेबार इज। सिनेबार का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो सिनेबार का फॉर्मूला होता है HgS, जिसको कहा जाता है मर्क्यूरी सल्फाइड। फिर पूछा है, विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर प्रोटीन बनता है तो उसके लिए कौन सा मिनरल चाहिए, तो उसको नाइट्रोजन की जरूरत होती है, तो आप यहाँ पे टिक कर दोगे ऑप्शन बी नाइट्रोजन। फिर पूछा है, टूथ इनेमल पोजेसेस केमिकल सब्सटेंस नोन एज। टूथ इनेमल के अंदर जो सब्सटेंस होता है उसको कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड्स के अंदर भी पूछा गया है, आपके स्कूल के एग्जाम में भी पूछेंगे, इसलिए इसको टिक कर देना। अब क्वेश्चन 10 में पूछा है, ट्रू एंड फॉल्स है, कॉपर टी इज यूजफुल टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। फिर 11th में पूछा है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आई इज कंट्रोल्ड बाय सिलियरी मसल्स। ये तो गलत हो गया, बिकॉज आइरिस जो है वो हमारे आई में कितनी लाइट एंटर होगी वो कंट्रोल करता है। फिर पूछा है, द सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल द इकोसिस्टम्स ऑफ द अर्थ, और इसका आंसर आता है ट्रू। फिर क्वेश्चन 13 में पूछा है, डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो व्हेन, आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख देना, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म single product, then it is called combination reaction।
जब भी मल्टीपल रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब कुछ हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट। फिर पूछा है गिव ओनली फंक्शन ऑफ हार्ट, तो इसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है। फिर क्वेश्चन 15 में पूछा है विच टाइप ऑफ मिरर नियर टू द ड्राइवर इज यूज्ड इन व्हीकल। हम जो ड्राइव करते हैं व्हीकल में वहां पे कौन से टाइप का मिरर यूज किया जाता है, तो कॉन्वेक्स मिरर को हम यूज करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। और क्वेश्चन 16 में पूछा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई, तो आप लोग याद रखोगे वो होता है अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन जो 2 मार्कर्स होते हैं। क्वेश्चन 17 में पूछा है एक्सप्लेन व्हाई एनी केमिकल इक्वेशन नीड्स टू बी बैलेंस्ड। सिंपल एक चीज याद रखनी है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जो रिएक्टेंट का मास है वही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। द मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ये होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो उस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है एक्सप्लेन फोटो डिकम्पोजिशन विथ एग्जाम्पल। फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब है जब हम सनलाइट का यूज करके किसी भी केमिकल सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन करते हैं यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको कहा जाता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर 2 एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया है जब भी सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है तो वहां पे सिल्वर और क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है, और जब भी सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करेगा तो वहां पे सिल्वर और ब्रोमीन का फॉर्मेशन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में आता है कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की शॉर्ट नोट लिखो। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल चेंज हो जाती है, और इसका एग्जाम्पल है ऑनियंस, ये आप लोग अपने नोटबुक में लिख लेना। फिर आता है वेनिला एसेंस, ठीक है, और क्लव ऑयल, ठीक है। ये 3 आप लोगों को ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स याद रखने हैं। इसके अलावा और कोई चीजें याद नहीं रखोगे तो चलेगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के फॉर्म में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और बेस के फॉर्म में हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उन दोनों के बीच में जब भी रिएक्शन होता है तो वहां पे सॉल्ट बनता है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर पूछा जाता है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, जैसे कि एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। उन सारी प्रोसेसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। फिर वैसे ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है साइनेप्स के बारे में। साइनेप्स जो है वो एक ऐसा टर्म है या तो एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे 2 न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं। आपको पता ही है कि न्यूरॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। 2 जो न्यूरॉन्स का जंक्शन पॉइंट होता है उसको कहा जाता है साइनेप्स। और कई बार आप लोगों को कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस भी पूछे जाते हैं। आपको पता ही है कि कॉन्वेक्स मिरर को हम रियर व्यू मिरर के फॉर्म में यूज करते हैं। जब भी हमें ट्रैफिक को देखना होता है तो वो हम वहां पे मिरर को यूज करते हैं। वहां पे हमें वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, इसलिए हम उसको वहां पे यूज करते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज इन्वर्टेड बट वी सी द ऑब्जेक्ट इरेक्ट व्हाई। आपको पता है कि रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड होती है,
लेकिन हमें सामने वाला ऑब्जेक्ट इरेक्ट दिखाई देता है। ऐसा क्यों? तो जो भी सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम आवर रेटिना टू द ब्रेन थ्रू दिस ऑप्टिक नर्व, उस पर्टिकुलर सिग्नल्स को ब्रेन इंटरप्रेट करता है और उसको प्रोसेस करता है। तो एक्चुअल में जो रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है उसका ब्रेन प्रोसेसिंग करता है और बाद में हमें चीजें इरेक्ट दिखाई देती। फिर क्वेश्चन 23 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन इज डन फ्रॉम विच हार्मोन एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंस। इंसुलिन कौन से हार्मोन में से रिलीज होता है या कौन से बॉडी ऑर्गन में से रिलीज होता है? तो इंसुलिन जो है वो पेनक्रियाज में से रिलीज होता है। इंसुलिन का काम होता है ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करना। अगर किसी इंसान के अंदर शुगर लेवल ज्यादा हो चुका है तो उसको कहा जाता है डायबिटीज। जब भी हमारे पेनक्रियाज में से लेस अमाउंट में इंसुलिन रिलीज होता है तो शुगर लेवल अपने आप बढ़ जाता है। इसलिए कई बार वो पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए। फिर क्वेश्चन 24 में पूछा है गिव लिमिटेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसकी वजह से कभी भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता और जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर एडेप्टेबिलिटी भी नहीं होती। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, दैट इज रिगार्डिंग वॉशिंग सोडा। उसका केमिकल नेम क्या है और उसको बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं? तो वॉशिंग सोडा को कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 10H2O और उसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एंड लाइमस्टोन। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। और क्वेश्चन 26 में पूछा है कि नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है? तो नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब ऐसी इकोसिस्टम जो नेचुरली बनी है जैसे कि पॉन्ड हो गया और पेस्चर लैंड हो गई, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब जो ह्यूमंस ने बनाई है जैसे कि गार्डन हो गया और एक्वेरियम हो गया। नेचुरल इकोसिस्टम हमेशा सेल्फ ड्यूरेबल होती है, खुद अपने आप मेंटेन हो जाती है, लेकिन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को ह्यूमंस के द्वारा मेंटेन करना पड़ता है। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन जो 3 मार्कर्स होते हैं। एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ एग्जांपल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है जहां पे हायर रिएक्टिव मेटल दूसरे लोअर रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है, तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आयरन नील को हमने प्लेस किया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। अब आपको पता है कि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये आयरन कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा और वहां पे प्लेस हो जाएगा। तो ये Fe यहाँ पे Cu को डिस्प्लेस करके FeSO4 बना देता है और Cu हो जाता है डिस्प्लेस। वैसे ही अगर हमें ये जिंक के साथ रिएक्शन करना है तो जिंक भी कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना देता है और लास्ट में कॉपर रिलीज होता है। और लेड के साथ रिएक्शन करना है कॉपर क्लोराइड का, तो लेड बाद में बना देता है लेड क्लोराइड और वापिस से वहां पे कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। फिर क्वेश्चन 28 में पूछा है गिव सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स एंड देयर सोर्सेस। कुछ हमें एसिड के नाम लिखने हैं जो नेचुरल सोर्सेस में से हमें मिलते हैं। तो उसका एग्जांपल है जैसे कि विनेगर, विनेगर में से हमें मिलता है एसिटिक एसिड। ऑरेंज है उसमें से हमें मिलता है साइट्रिक एसिड। टेमेरिंड है उसमें से हमें मिलता है टार्टेरिक एसिड। टोमेटोज है उसमें से हमें मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। कर्ड है उसमें से लैक्टिक एसिड। लेमन में से साइट्रिक एसिड। एंट के स्टिंग में से मिथेनोइक एसिड और नेटल स्टिंग में से भी मिथेनोइक एसिड। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको 1 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, तो इसको लर्न करना बहुत ही जरूरी है। फिर 29 के अंदर पूछा है
एक्सप्लेन रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विथ ऑक्सीजन। किस तरीके से मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो पोटेशियम और सोडियम बहुत ही ज्यादा विगरसली रिएक्ट करते हैं। विगरसली मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और वहां पे आग लग सकती है, इसलिए यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के अंदर रखा जाता है सो दैट वहां पे एक्सीडेंटली फायर ना लगे। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके बहुत ही थिन लेयर बना देती है ऑक्साइड की, जिसकी वजह से बाद में फर्दर ऑक्सीडेशन और रस्टिंग नहीं होता। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग but iron fillings burn vigorously when sprinkled in the flame of burner। आयरन जो है वो कभी भी ऑक्सीजन के साथ बर्न नहीं होता, हीट नहीं होता, लेकिन जब भी तुम आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करोगे तो वहां पे फ्लेम बहुत ही ज्यादा निकलती है। फिर है कॉपर कभी भी बर्न नहीं होता बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। जब भी कॉपर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हीट होता है तो उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म होती है। और कभी भी सिल्वर और गोल्ड हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। जब भी हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो उस केस में वहां पे डाइजेस्टिव ज्यूसेस निकलते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो वहां पे फूड का ब्रेक डाउन करने का ट्राई करते हैं और बाद में वहां पे फूड जो है उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। फिर वहां पे हमारा जो स्टमक है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे म्यूकस की लाइनिंग भी होती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर पूछा है विच हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड एंड गिव इट्स यूजफुलनेस। तो एड्रिनलिन जो है वो एक टाइप का हार्मोन होता है जो एड्रिनल ग्लैंड में से रिलीज होता है, जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज होता है और ये हार्मोन हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रैवल करता है। ये एक स्पेसिफिक ऑर्गन और स्पेसिफिक टिश्यूज के ऊपर ही एक्ट करता है। अंडर द इफेक्ट ऑफ एड्रेनालिन हार्मोन हमारे बॉडी की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। जैसे कि एग्जाम से पहले आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ एड्रेनालिन हार्मोन। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ डायफ्राम एंड रिब्स द ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेस। जब भी हार्ट बीट फास्ट होती है तो हमारी ब्रीथिंग रेट भी फास्ट हो जाती है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो एड्रेनालिन ग्लैंड में से जो एड्रेनालिन रिलीज होता है उसकी वजह से होती है। फिर क्वेश्चन 32 के अंदर रे डायग्राम पूछा है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट ऐसे इनफाइनाइट पे होता है तो ये कन्वर्जिंग मिरर रेस को डाइवर्जिंग मिरर रेस को ऐसे डाइवर्ज कर देता है, लेकिन जब हम उसकी रेस को ऐसे एक्सटेंड करते हैं तो वो वहां पे इमेज फोकस के ऊपर बनाता है। और सेम इस तरीके से यहाँ पे आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे इमेज जो है बाद में P और F के बीच में बनती है। हमेशा कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है और हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक ह्यूमन आई का न्यूमेरिकल गिवन है। द नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई इज 80 सेंटीमीटर, मतलब कि हमें v की वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। और आपको पता ही है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लेते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए तो वो हमेशा -25 सेंटीमीटर होता है। हमें यहाँ पे नेचर और पावर निकालना है, तो यहाँ पे लेंस फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे फोकल लेंथ मिल जाएगी। उस फोकल लेंथ को आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको पावर मिल जाएगा, दैट इज 2.78। फिर क्वेश्चन 34 में पूछा है कि कॉपर और मर्क्यूरी को उसके मिनरल्स में से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कॉपर और मर्क्यूरी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में से होते हैं।
उनके ओर में से हम उसको निकालते हैं। यहाँ पे जो हम प्रोसेस यूज करते हैं वो प्रोसेस को कहा जाता है रोस्टिंग। रोस्टिंग के अंदर हम किसी भी ओर को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो यहाँ पे जो मर्क्यूरी का ओर है जिसको सिनेबार कहा जाता है, मर्क्यूरी सल्फाइड, उसको जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में वो मर्क्यूरी ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और सेकेंड स्टेप में जब हम उस मर्क्यूरी ऑक्साइड को अगेन हीट करेंगे तो वहां पे हमें लिक्विड के फॉर्म में मर्क्यूरी मिल जाता है। वैसे ही जो कॉपर का ओर है उसको क्यूप्रस सल्फाइड कहा जाता है, जिसको गैलेना भी कहते हैं। उसको जब हम हीट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में वो कॉपर का ऑक्साइड बनाता है, और सेकेंड स्टेप में जब हम उसका रिडक्शन करते हैं Cu2S के प्रेजेंस में तो हमें लास्ट में कॉपर जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन डी के 4 मार्कर्स। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज कोरोजन, एक्सप्लेन इट इफेक्ट्स एंड विथ एग्जांपल्स। कोरोजन का मतलब होता है जब भी कोई पर्टिकुलर मेटल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी शाइनिंग चली जाती है, उसका जो पार्ट है वो रस्ट हो जाता है, उस चीज को कहा जाता है कोरोजन। जैसे कि आयरन का कोरोजन होता है तो उसको हम कहते हैं रस्टिंग। जब भी सिल्वर का कोरोजन होता है तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। जब भी कॉपर का कोरोजन होता है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। कोरोजन जो है वो चीजों को डैमेज करने का काम करता है। उसकी वजह से कार की बॉडीज हो गई, ब्रिजेस हो गए, रेल, ये जो आयरन की रेलिंग्स है, शिप है, ये सब कुछ डैमेज हो जाता है। इसलिए जो है इसको बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम कहा जाता है। फिर 4 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है और उसके यूजेस। तो ब्लीचिंग पाउडर जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेक्ड लाइम कहते हैं, उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहां पे ब्लीचिंग पाउडर बनता है अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका काम आता है कॉटन और लिनन को ब्लीच करने में इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, साथ साथ में लॉन्ड्रीज में भी इसको यूज करते हैं ब्लीच करने के लिए क्लोथ्स को, और केमिकल इंडस्ट्रीज में इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज किया जाता है, और वाटर के अंदर जो जर्म्स है उसको भी किल करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है वो है डबल सर्कुलेशन जो हमारे हार्ट के अंदर होता है वो डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने के लिए। डबल सर्कुलेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन और दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ये वीडियो को आप पॉज करके आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो और आप लोगों को फिर ये डायग्राम भी बना लेने का। फिर हाइपरमेट्रोपिया क्या है, ये बहुत बार 4 मार्क्स में पूछा गया है। जब भी किसी इंसान को दूर का क्लियरली दिखाई देता है लेकिन नजदीक का नहीं दिखाई देता, जैसे कि बुक्स को रीड करना, न्यूज़पेपर को रीड करना, तो उस केस में उसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि फार साइटेडनेस। कोई भी चीज अगर 25 सेंटीमीटर से दूर होगी तो दिखाई देगी, लेकिन 25 सेंटीमीटर से नजदीक होगी तो नहीं दिखाई देगी। इस केस में इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बनती है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, जिसके बाद इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर बनती है। ऐसा क्यों होता है, तो हमारे आई की फोकल लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और हमारा जो आई बॉल है वो बहुत ज्यादा स्मॉल हो चुका है, इसलिए ये सब कुछ होता है। क्वेश्चन 39 में पूछा है गिव रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड गिव इट्स रेमेडीज। तो ओजोन लेयर क्यों डिप्लीट हुई, तो उसका मेन रीजन था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये यूज होता था रेफ्रिजरेटर्स के अंदर और फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर। जब भी इसको हम रिलीज करते थे तो उसका जो क्लोरीन है एटम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता था फ्रॉम दी ओजोन लेयर। ओजोन का मतलब आपको पता होना चाहिए O3 होता है, तो वो जो क्लोरीन है वो O3 को ब्रेक करके O2 बना देता था।
इसकी वजह से जो है ओजोन लेयर की थिकनेस कम होने लगी थी, तो बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दिया और अभी हम कभी भी रेफ्रिजरेटर के अंदर, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कभी भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज नहीं करते। आई होप आप लोगों को सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका प्रैक्टिस पेपर 4 डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।